Hello students, I am Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College कोटा। आज हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, what is neutron activation analysis? In this technique, the element whose amount in a sample is to be determined is transformed by N-gamma reaction into its radioactive isotope, and from the activity of the product, the amount of the target element is computed. Since the amounts of radioactive isotopes of half-life between hours and years can be determined with precision of the order of 10⁻⁻12 grams, the technique is well suited and extremely efficient for a large number of elements, especially those with large neutron capture cross-sections. The analysis of trace elements in minerals and ores in soils and special preparations has been possible by neutron activation. तो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखा कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में जो भी हमारा एलिमेंट जिसको हमें डिटरमाइन करना है किसी सैंपल में, उसको हम एन न्यूट्रॉन के साथ उसको हम मतलब एक तरह से रिएक्शन करवाते हैं, उसको न्यूट्रॉन फ्लक्स में रखते हैं सफिशिएंट टाइम के लिए। और उसके बाद जो, क्योंकि जब हम न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो यानी कि हम 0n1 ऐड कर रहे हैं, तो जो नया हमारा एलिमेंट बनेगा, रेडियो आइसोटोप बनेगा, उसका मास नंबर एक ज़्यादा हो जाएगा और साथ में हमको गामा के रूप में एनर्जी लिबरेट होगी। तो ये जो मेथड है जिसमें हमने उसको न्यूट्रॉन फ्लक्स में पुट किया सफिशिएंट टाइम के लिए और रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो बना, और उससे उसकी जो एक्टिविटी है, जो प्रोडक्ट बना उसकी जो एक्टिविटी है उसको हम नाप कर जितना हमारा टारगेट एलिमेंट था शुरू में उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं। और ये मेथड जो है ये बहुत मतलब अच्छे से प्रिसिजन विद प्रिसिजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 ग्राम्स तक हाफ लाइफ को मेजर कर सका। तो इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग और फॉर डिटरमाइनिंग द एलिमेंट इन एनी सैम्पल। और इसका जो यूज़ है वो हमने सबसे ज़्यादा मिनरल्स एंड ओर्स में जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उनके डिटर्मिनेशन में, सॉइल्स और special preparations has been possible by neutron activation. Another great advantage of this technique is that it is non-destructive. That is, the sample remains unchanged at the end of the analysis except for the nuclear transformation of atoms in tracer concentration, and hence it is well adapted for the analysis of rare and precious samples such as jewels, precious stones, ancient coins and other archaeological specimens as pottery sherds, etc. Elements which permit neutron activation analysis includes sodium, phosphorus, calcium, scandium, chromium, manganese, cobalt, copper, zinc, germanium, arsenic, selenium, silver, indium, tungsten, iridium, platinum, gold and many others. Some of the rare earth elements as samarium, europium, gadolinium, diosporium, holmium, ytterbium having high neutron capture cross-section are well adapted for neutron activation analysis. तो अगर हम देखें इसका नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है कि जो सैंपल हम ले रहे हैं वो क्या रह जाता है, अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज हम नहीं होता करते हैं। तो इसलिए जो बहुत प्रेशियस सैंपल हैं जैसे ज्वेल्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, आपके एंशिएंट कॉइन्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं या पेंटिंग्स हैं, इन सब को जो है पॉटरी शर्ड्स है, इनका अगर हम कुछ भी डिटर्मिनेशन इनमें ट्रेस एलिमेंट्स का करना चाहें तो उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। इस ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव। और बच्चों, इसकी मदद से, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की मदद से हम बहुत सारे एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं और साथ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भी हम उनका भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब हम देखें कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें हमने जैसे पहले बताया कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे, एक तरह से रिएक्शन करवाएंगे और जो रेडियो आइसोटोप बनेगा उसकी हम एक्टिविटी मेजर करके हम ओरिजिनल सैंपल में वो एलिमेंट जितना है उसकी अमाउंट हम डिटरमाइन कर देते हैं। तो सपोज द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अ गिवन एलिमेंट x in a particular sample. Let x gram of the sample containing n atoms of the element
considered to be monoisotopic in the first instant, be placed in a uniform flux of thermal neutrons for a sufficiently long period of time t seconds to produce measurable activity, say AT. It is presumed that the activity AT is solely due to the isotope under study. If any other nuclide present in the sample also becomes radioactive, the activity of the former should be distinguished from the rest by its characteristic radiation, half-life, etc. तो बच्चों जो हमने सैंपल लिया है वो x ग्राम लिया है और उसके अंदर जो हम एलिमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं एलिमेंट x कर रहे हैं और सैंपल में जो है उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं n एटम्स हैं और हम जो हमारा एलिमेंट ले रहे हैं वो कैसा है मोनोआइसोटोपिक है. ठीक है, तो हमने उसको यूनिफॉर्म फ्लक्स में जहाँ की थर्मल न्यूट्रॉन्स सफिशिएंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसमें हमने उसको पुट कर दिया और उससे जो है उसमें एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस हो गई. सपोज जो एक्टिविटी प्रोड्यूस हुई है वो AT है और वो सिर्फ उसी आइसोटोप की वजह से जो मतलब चेंज हुआ है उसी को हम मानेंगे. अगर और कोई न्यूक्लियाइड भी सैंपल में प्रेजेंट है और वो भी रेडियो एक्टिव बन जाता है तो उसको हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा. तो बच्चों एक्टिविटी AT किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल N आपका शाई सिग्मा 1 माइनस ई रेस्ट पर लैम्डा टी. तो यहाँ पे AT तो हमारी एक्टिविटी हो गई जो रेडियो आइसोटोप बना उसकी, N जो है नंबर ऑफ एटम्स है उस एलिमेंट्स में और आपका शाई जो है वो न्यूट्रॉन फ्लक्स है, जितने अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में उसको सैंपल को पुट कर रहे हैं. सिग्मा जो है वो न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन है इन सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द गिवन टारगेट न्यूक्लियाइड टू बी ऑब्टेन, ये हमको टेबल से मिल जाएगा इसका मान. और लैम्डा जो है वो हमें पता है डीके कांस्टेंट होता है, टाइम इनवर्स उसकी यूनिट होती है ऑफ द रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट. जो रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट बना उसका डीके कांस्टेंट जो है वो लैम्डा होता है. अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई प्रोड्यूस इज सपोज n डैश. जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बना वो कितना है n डैश. शुरू में एटम्स कितने थे? n थे, बाद में n डैश में कन्वर्ट हो गए. तो इसके लिए वो किसके बराबर हो जाएगा? AT बाय लैम्डा. AT जो एक्टिविटी प्रोड्यूस हुई ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी और अपॉन द डीके कांस्टेंट, और AT जो है इट इज द एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट इफ मेजर्ड इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द इरेडिएशन. ऑफन दिस इज नॉट पॉसिबल. वैसे तो हमको एकदम एक्टिविटी जो है प्रोडक्ट की वो मेजर करनी है जैसे ही हमने इरेडिएशन खत्म किया न्यूट्रॉन का, पर ये पॉसिबल नहीं है. एंड अ फाइनाइट टाइम t डैश इट लैप्सेस बिटवीन द एंड ऑफ इरेडिएशन एंड द स्टार्ट ऑफ काउंटिंग, during which time some of the activity would have decayed. The activity 1 actually measures after an interval t dash after irradiation is given by, तो हम मानते हैं ये एक्टिविटी जो है वो आफ्टर इंटरवल t डैश होती है, इसलिए हम इसको AT डैश इज इक्वल टू AT ई रेज़ टू माइनस लैम्डा t डैश और इसका मान हो जाएगा आपका AT जो है यहाँ पर आपका n सिग्मा शाई ये मान था और AT डैश कितना है? AT इंटू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी डैश. तो AT का मान यहाँ पे रख देंगे तो n सिग्मा शाई 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी इंटू ई रेज़ टू माइनस लैम्डा टी डैश आ गया. अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है. अब हमको इक्वेशन नंबर 2 से जो हमारा एलिमेंट है उसमें जो उसका जो वेट है, वेट W ग्राम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट जो कि x ग्राम सैंपल में मौजूद है, उसका मान कितना हो जाएगा? कैपिटल N कैपिटल M अपॉन L वेट. ओके, सो हमको पता है N जो है नंबर ऑफ एटम्स थे उस एलिमेंट में, M उसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, एटॉमिक वेट हो गया एलिमेंट का, और L जो है उसका एवोगैड्रोस कांस्टेंट है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे M और M अपॉन L हो गया और N का मान जो है वो क्या हो गया? इस n का मान क्या हो जाएगा? AT डैश, और ये जो सारी क्वांटिटी है इसके नीचे चली जाएगी तो शाई सिग्मा 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस लैम्डा टी ए रेस्ट पर माइनस लैम्डा टी डैश हो जाएगा. अब हम कहते हैं ये हमने क्या बता दिया आपको कि किस तरह से जो हमारा सैंपल था x उसका जो वेट है W ग्राम हम निकाल सकते हैं. किसकी मदद से? हमारे पास क्या होना चाहिए? शाई होना चाहिए, न्यूट्रॉन फ्लक्स का पता होना चाहिए, हमें सिग्मा का पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन और डीके कांस्टेंट पता होना चाहिए. अब अगर हम कहें कि ऐसे प्रोडक्ट्स बने जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट है, हाफ लाइफ जो है उसको हम टाउ से शो कर देते हैं, और हाफ लाइफ आपको पता है वो टाइम जिसमें कि जो ओरिजिनल अमाउंट है उसका हाफ जब वो कन्वर्ट हो जाता है, हाफ मतलब हाफ में आ जाता है, तो उस पीरियड को हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं. और
द पीरियड ऑफ इरेडिएशन टी कैन बी प्रोलॉन्ग टू इक्वल अबाउट 6 हाफ लाइफ। तो अगर हमारी प्रोडक्ट्स की जो हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है तो उसको द पीरियड ऑफ इरेडिएशन टी कैन बी प्रोलॉन्ग्ड टू इक्वल अबाउट 6 हाफ लाइफ। हम पीरियड ऑफ इरेडिएशन को बढ़ाकर और उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं 6 हाफ लाइफ तक। और यहाँ फैक्टर ई रेशो माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू, लैम्डा क्या होता है बच्चों, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। तो यहाँ पे 0.693 अपॉन टाउ हो गया इंटू टी हो गया। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही टी का मान जो है वो काफी ज्यादा होगा हाफ लाइफ से, एंड द एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज, द एन गामा रिएक्शन इन सच अ केस गोज टू सैचुरेशन। Where half life is long, it would not be possible to irradiate to saturation. Modification is required where the target element is not monoisotopic. ठीक है बच्चों, तो इसमें जो है जब t का मान बहुत ज़्यादा है हाफ लाइफ से तो एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई हो जाता है और n गामा रिएक्शन इन सच ए केस गोज टू सैचुरेशन। Where the tau is long, it would not be possible to irradiate to saturation. अगर tau का मान ज़्यादा है तो वहाँ पर irradiate to saturation वाली स्थिति नहीं आएगी। Modification is required where the target element is not monoisotopic. अभी हम मानकर चले थे कि हमारा target element कैसा है, monoisotopic है, पर अगर हमारा target element monoisotopic नहीं है तो if the proportion of the particular isotope in the target element whose n gamma radioactive product is being measured is f parts per 100 of the element, the resulting n in equation 2 and 3 and hence w in equation 4 must be multiplied by 100 by f to obtain the total amount of the element x in x gram of the target sample. तो अगर हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो मोनो आइसोटोपिक नहीं होके उसके ज़्यादा आइसोटोप्स हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, if the proportion of the particular isotope in the target element whose n gamma radioactive product is being measured, तो वहाँ उसको हम f parts per 100 of the element मानेंगे और जो रिजल्टिंग आपका n का मान आया था इक्वेशन 2 में और 3 में और w का मान आया था उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 by f से टू ऑब्टेन द टोटल अमाउंट ऑफ द एलिमेंट x इन x ग्राम ऑफ द टारगेट सैंपल। ठीक है, तो अगर हमारा मोनो आइसोटोपिक नहीं है तो हमको जो इक्वेशन नंबर 4 अपनी है उसको 100 by f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द यूज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन 3 इज अवॉइडेड by irradiating simultaneously and under identical conditions two samples, one standard containing known amount of the element W and other the unknown W, if the resulting activities are A20 and AT. एक्चुअल प्रैक्टिस में जो इक्वेशन 3 है उसको हम अवॉइड कर देते हैं और हम 2 सैंपल लेते हैं इरेडिएशन के टाइम साइमल्टेनियसली, 2 आइडेंटिकल हम कंडीशंस में 2 सैंपल्स लेते हैं, एक जिसमें कि नोन अमाउंट है W और एक जिसमें कि अननोन अमाउंट है और उनकी जो एक्टिविटीज़ होगी वो नोन की आपकी AT0 हो जाएगी और अननोन की AT हो जाएगी। तो known आपका W is the unknown and W0 is the known, so W upon W0 is equal to AT upon AT0। तो इस तरह से हम सीरीज ऑफ नोन सैंपल्स ले लेंगे जिसमें कि W1 W2 अप टू Wn ऑफ द एलिमेंट है और अननोन ले लेंगे और इरेडिएट कर देंगे उनको और उनका जो लीनियर प्लॉट मिलेगा W वर्सेस AT का उसमें हम कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो नोन सैंपल्स थे वो तो हम अलग अलग कंसंट्रेशन के ले लेते हैं और एक अननोन सैंपल ले लेते हैं तो और उनके बीच में जो आपका W वर्सेस AT का जो लीनियर प्लॉट आएगा उससे हम अननोन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बच्चों इसके अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ें कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, तो हमने एक तो कहा था कि हमारे जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, प्रेशियस मॉन्यूमेंट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनकी मतलब बिल्कुल भी उनकी जो है ओरिजिनलिटी जो है ख़त्म नहीं होती, उनका मटेरियल जो है हमें ज़्यादा नहीं लेना पड़ता। तो इस तरह से ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमियम कंटेंट ऑफ अ रूबी। रूबी हमें पता है स्टोन होता है, बहुत प्रेशियस स्टोन है जिसमें कि कहते हैं क्रोमियम कंटेंट होता है। तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करें, कोई भी हमको रूबी का स्टोन दिया जाता है, हमें कहा जाता है कि भाई इसमें क्रोमियम कितना है, तो हम जो नेचुरल क्रोमियम है उसको एन गामा रेडिएशन के द्वारा जो है इरेडिएट करेंगे और जो रेडियो आइसोटोप बनेगा 51 क्रोमियम बनेगा
और उसकी जो हाफ लाइफ है वो 27.7 डेज है। तो हम by radiating with slow neutrons under identical condition a chromium bearing ruby with a series of Al2O3 plus Cr2O3 mixtures of varying but known chromium content, it was found that the rubies have 0.1 to 0.4% of chromium। तो हमने उसको इरेडिएट किया स्लो न्यूट्रॉन से और साथ में सीरीज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के मिक्सचर्स हम लेते गए जिसमें कि नॉन क्रोमियम कंटेंट था और उससे हमें पता चला कि रूबीज में 0.1 to 0.4% क्रोमियम है। तो बच्चों जब हमने प्रिंसिपल पढ़ा है कि हम जो है डिफरेंट सैंपल्स नोन वाले ले लेंगे और एक अननोन सैंपल ले लेंगे और उनका जो है लीनियर प्लॉट से हम अननोन का निकाल सकते हैं, वही प्रिंसिपल हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो हमने नॉन क्रोमियम वाले ले लिए और हमारा जो अननोन क्रोमियम था उसको ले लिया और इस तरह से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। द प्रिसिशन एंड द फैक्ट that the precious ruby remains undamaged at the end of the analysis highlight the value of this method of analysis. Then next is manganese content of tea leaves. हमें पता है जो टी लीव्स होते हैं उसमें मैंगनीज कंटेंट होता है, तो उसको अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हम जो उसका नॉर्मल आइसोटोप है मोनो आइसोटोप 55 मैंगनीज, उसको हम क्या कर देते हैं इरेडिएट कर देते हैं एन गामा एन न्यूट्रॉन से और हमको 56 मैंगनीज मिल जाता है और गामा रेडिएशन निकलती है, हाफ लाइफ है 2.58 आवर्स। Neutron radiation were known weight of dry tea leaves or better its calcined ash along with series of samples of known manganese content revealed that tea leaves contain around 0.13% of manganese, about half of which passes into the brew and the rest goes to waste। तो यहाँ पे हमने वही प्रिंसिपल काम में लिया, हमने अननोन हमारा जो है टी लीव्स के अंदर है और नोन सैंपल्स ले लिए मैंगनीज कंटेंट के और फिर हमें पता चला कि उसमें 0.13% ऑफ मैंगनीज है जिसमें कि हाफ ऑफ विच पास जो हम छान देते हैं ब्रू उसमें चला जाता है, मतलब जो हम पीते हैं चाय उसमें चला जाता है और हाफ जो है वो रेस्ट जो है वो वेस्ट में चला जाता है। इसी तरह से बच्चों आर्सेनिक हेयर में जो है हमारा जो बाल है उसके अंदर आर्सेनिक का जो है डिपोजिशन होता जाता है और स्लो आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है वो मतलब लीड करती है। अगर आर्सेनिक जो है अगर किसी को पॉइजनिंग करनी है तो आर्सेनिक की थोड़ी थोड़ी मात्रा अगर दी जाती है तो इट में लीड टू आर्सेनिक पॉइजनिंग। और इसमें नेपोलियन बोनापार्ट को कहते हैं कि उनको भी आर्सेनिक पॉइजनिंग से ही मारा गया था क्योंकि जब उनका हेयर का डिटेक्शन किया गया तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई। तो इसमें भी बच्चों हम जो मोनो आइसोटोप है 75 आर्सेनिक उसको एन गामा रिएक्शन करवाते हैं और वो 76 आर्सेनिक में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी हाफ लाइफ जो है 26.3 आवर्स है। Any arsenic entering the human body is known to accumulate in the roots of hair and move along the length of the hair as it grows. The normal rate of growth of hair in most people being 0.35 मिलीमीटर पर डे। तो जो हमारा आर्सेनिक अगर बॉडी में है तो वो कहाँ जाके एक्यूमुलेट होता है रूट्स ऑफ हेयर में और फिर वो लेंथ ऑफ द हेयर में ग्रो करता जाता है, लेंथ ऑफ द हेयर में डिपॉजिट होता जाता है जैसे जैसे बाल बढ़ता जाएगा और जो नॉर्मल रेट होता है ग्रोथ ऑफ हेयर का वो 0.35 मिलीमीटर पर डे। तो 3 दिन में यानी कि 1 मिलीमीटर बाल जो है वो बढ़ता है नॉर्मली। The detection of arsenic collected in hair requires only a single strand of hair of the person suspected to have been the victim of chronic arsenic poisoning। हमको सिर्फ एक बाल की ज़रूरत होती है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि विक्टिम जो है वो chronic arsenic poisoning से का सस्पेक्टेड है या नहीं। The hair is neutron activated, cut into short segment and the distribution of 76 arsenic all along the hair length scanned and the pattern compared with the distribution of arsenic in the hair of a normal person। तो उसमें हम एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर ले लेते हैं और उसको जो है हम कट शॉर्ट इनटू स्मॉल सेगमेंट्स कर देते हैं और फिर हम उसको न्यूट्रॉन एक्टिवेट करते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन है 76 आर्सेनिक का उसकी स्कैनिंग होती है और उसका जो पैटर्न है वो किससे कंपेयर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्सेनिक इन द हेयर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन के हेयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है आर्सेनिक का और किस सस्पेक्टेड केस में है तो उसको जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये केस ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग है। तो बच्चों इस तरह से हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज अ वेरी गुड टेक्निक for the determination of trace elements without destroying the originality of the sample. Thank you.